वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे आपको पता है कि इस चैनल पे क्लास 10 की साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स की 2 क्लासेस कंप्लीट कर लिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि इस चैनल पे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो क्लास 10 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों को बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग डेली बेसिस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की वीडियोज सीरियल से डालते रहेंगे, आपको तीनों चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग आज शुरू करेंगे अब कि केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, फर्स्ट लेसन शुरू करेंगे। जैसे आप लोगों को पता हो, फर्स्ट लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसी को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा हम लोगों को चीज़ जानना चाहिए कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, मतलब रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। उनको जानने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं आखिर होती कैसे हैं, क्या है वो। अगर हम लोग बेसिक समझ पाएंगे तो उनको आसानी से समझ लेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो अब थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं कि बेसिक क्या चीज़ हमको पढ़ना है। तो मतलब होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, वो कैसे होते हैं, कैसे उनको लिखा जाता है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो उनको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लें कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं या परिवर्तन क्या होते हैं। तो पहले हम सीखते हैं कि परिवर्तन कहते किसे हैं, क्या है परिवर्तन। क्योंकि उसमें परिवर्तन अगर हम जान जाएंगे परिवर्तन क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो अगर उसको हम समझ पाएंगे तो रासायनिक समीकरण को और रासायनिक अभिक्रियाओं को आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं फिर। तो पहले हम लोग जानेंगे परिवर्तन क्या है। परिवर्तन, परिवर्तन इसको बोलते हैं लोग चेंजेस, चेंजेस, परिवर्तन। बच्चों, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, किसी भी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में या फिर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। मतलब कोई पदार्थ है वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है या फिर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल रहा है, तो उसके एक रूप से दूसरे रूप में बदलने को या फिर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, मान लो समझो, मान लो हमारे पास पानी था ना, पानी हमारे पास है। ये पानी अभी किस अवस्था में होता है, आप सब लोगों को पता होती है कि पदार्थ में 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पानी हमारा क्या होता है, पानी जो होता है वो अभी द्रव अवस्था में होता है। ये पानी की अवस्था क्या होती है, द्रव, है ना, ये द्रव के फॉर्म में होता है। ठीक, तो पानी की अवस्था क्या है, द्रव है। अब इसको अगर आप लोग रखते हैं फ्रीज में या फिर ठंडा करते हैं, तो ये पानी द्रव से किसमें बदल जाता है, मतलब पानी बन जाता है बर्फ, ना, पानी बन गया बर्फ। और हम देखते हैं कि इसकी अवस्था भी अब चेंज हो गई, मतलब पहले द्रव अवस्था थी, अब इसकी अवस्था क्या बन गई, अब ये बन गया ठोस। ठीक है, मतलब पानी पहले हमने लिया, पानी को हमने ठंडा किया, ये पानी से क्या बन गया, बर्फ बन गया। और पानी पहले किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में, और ये किस अवस्था में आ गया, ठोस अवस्था में। तो मतलब पानी बर्फ में बदल गया और इसकी अवस्था बदल गई द्रव से ठोस। ठीक है, मतलब पानी का बर्फ में बदलने की ये जो प्रक्रिया है, मतलब पानी के बर्फ में बदलने की इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। ओके, तो परिवर्तन समझ आया कि किसी भी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में या फिर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा थोड़ा सा लिख लेते हैं। परिवर्तन क्या है कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का, पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया को, एक रूप से दूसरे रूप में या फिर आप लिख सकते हैं में, या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, दूसरी अवस्था में, अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को, बदलने की प्रक्रिया को परिवर्तन कहा जाता है। बदलने की प्रक्रिया को परिवर्तन कहा जाता है, परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, मतलब क्या है, किसी भी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में या फिर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल वही पीछे वाला लिख लेते हैं। पानी था मान लो हमारे पास, कि पानी अभी किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में। हमने इसको ठंडा किया, यहाँ पे लिख देंगे ठंडा कर, ठंडा।
जब इसको हम ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा बर्फ। हमने इसको ठंडा किया, अभी बन गया बर्फ। अब इसकी अवस्था क्या हो गई, द्रव से ठोस। तो ये क्या हो गया आपका परिवर्तन, ये परिवर्तन को दिखा रहा है। ठीक है, तो मतलब परिवर्तन क्या है कि किसी भी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना या फिर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना, ये जो प्रक्रिया होती है बदलने की, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो परिवर्तन हमको समझ आ गया। अब परिवर्तन मतलब क्या होता है, परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं। ये तो हो गया परिवर्तन परिभाषा। परिवर्तन जो होते हैं किसी पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। अब दो प्रकार कौन से हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो लिखो परिवर्तन के प्रकार, ये थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा हमको, तो बस समझ जाएंगे चीजें। परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ चेंजेस, टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो इसमें लिखो परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, मतलब परिवर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब उनके नाम क्या है, पहला है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इसकी थोड़ा परिभाषा समझते चलते साथ साथ क्या है परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि मतलब ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की पूर्व अर्थात पहले वाली पूर्व अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे थोड़ा सा लिख लो, इन्हें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। परिवर्तन भी कहते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक बात समझ आई। मतलब क्या हो कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की पूर्व अवस्था, पूर्व मतलब पहले वाली, यानी पहले वाली अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और इनका एक और नाम होता है, वो नाम क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो इन्हें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहा जाता है। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल देख लें, रासायनिक परिवर्तन, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल लिखो, इसका एग्जाम्पल थोड़ा देखो। एग्जाम्पल मतलब क्या हुआ, हमें कोई चीज ऐसी लेनी है कि अगर उसको हम चेंज कर दें, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज कर दें, फिर अगर हम चाहें कि पहले वाली अवस्था को प्राप्त कर लें तो उसे हम प्राप्त न कर पाए। तो जैसे समझो, मान लो क्या इसको, अगर हमने लिया चावल, ले लो, चलो चावल समझ लेते हैं। मान लो हमने चावल ले लिया, ठीक है, ये चावल हमने लिया। अब चावल हम क्या कहते हैं, पका डालते हैं। चावल हम लिए, इसको पका दिए। अब पकाने के बाद क्या हुआ, ये इसको हम देखिए पका देते हैं, पका दिए। तो पकाने के बाद अब ये चावल बना है, तो ये पका हुआ चावल ही, मतलब चावल ये भी था लेकिन कच्चा था, इसको हमने पका दिया, तो ये पका चावल यहाँ पे, तो ऐसे समझ लो पका चावल, पका हुआ चावल। ठीक है, तो मतलब ये चावल था, इसको हमने पकाया, पकाने के बाद एक मतलब उसमें थोड़ा चेंज आया,
तो अगर हम चाहते हैं कि अब ये चावल पक चुका है, इसके हम फिर से पुनः उसी प्रकार से बना लें जैसे पहले था, मतलब ये पका हुआ चावल हम चाहते हैं कि इसको उसी प्रकार से बना लें, तो क्या हम इसको प्राप्त कर पाएंगे वैसे? तो इसे हम उस प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते। तो मतलब ये जो परिवर्तन हुआ है क्या है? रासायनिक परिवर्तन। एक का एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया मोमबत्ती, ठीक है, मोमबत्ती, मोमबत्ती, इसको हमने जला दिया, इसको जला दिए, तो जलाने के बाद क्या होती है, इसमें से एनर्जी निकलती है। मोमबत्ती लिए हम, इसको जलाए, जलाए मतलब क्या निकली? ऊष्मा, ऊष्मा निकलती है ना प्रकाश के रूप में, ऊष्मा एवं प्रकाश, ऐसे लिख लो, ये ऊष्मा निकली एवं क्या निकला? प्रकाश। तो हमने इसको जलाया, जलाने के बाद ऊष्मा और प्रकाश निकली। तो अगर अब हम चाहते हैं कि ये ऊष्मा और प्रकाश इन दोनों को हम इकट्ठा करें और इनको इकट्ठा करने के बाद फिर से हम मोमबत्ती बना दें, क्योंकि मोम जो पदार्थ था वो मोम वाला पदार्थ तो रखा रहेगा, लेकिन ये मोमबत्ती मतलब जो बनेगी वो अब ऐसे बनाई नहीं जा सकती, केवल पदार्थ आपको मिल जाएगा, लेकिन मोमबत्ती इससे अब नहीं बनाई जा सकती जो पदार्थ बन गया ऊष्मा और प्रकाश से। ठीक है, तो ये नया पदार्थ बना। अब इस पदार्थ से हम इस मोम को फिर से पुनः नहीं बना सकते, तो चूंकि ये क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक, तो ये दोनों आपके हैं रासायनिक परिवर्तन एग्जाम्पल। अब दूसरा क्या है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, दूसरा है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की पूर्व अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, नियम लिखो, इन्हें उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं, इन्हें उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं, इन्हें उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक, मतलब क्या कि ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की पूर्व यानी पहले वाली अवस्था को अगर हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई पदार्थ लिया, उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर दिए, तो अगर चेंज करने के बाद हम ये चाहते हैं कि जो नया पदार्थ बना है उससे हम फिर से पुनः वही पदार्थ को प्राप्त कर लें, पहले वाले को, तो अगर हम प्राप्त कर लेते हैं फिर से पहले वाले पदार्थ को, तो ये जो परिवर्तन हुआ था इसमें, इस परिवर्तन को क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और इसका एक और नाम है, इसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल देख लें, इसको नोट कर लो। इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। एक वही एग्जाम्पल जो पहले हम लोग लिए थे, मान लो पानी लिए, ये पानी को क्या कहते हैं? ठंडा कर देते हैं, इसको हमने ठंडा कर दिया, तो क्या बन गया? बर्फ बन गया। ठीक, पानी लिए, पानी को हमने ठंडा किया, ये बर्फ बन गया। अब अगर हम चाहते हैं कि इस बर्फ को हम फिर से पानी बना दें, अगर हम चाहते हैं कि इस बर्फ को हम फिर से पानी बना दें, तो बना सकते हैं। भाई आप इसको हमें रख दीजिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जैसे ये ऑक्सीजन पाएगा फिर से पिघल करके पानी बन जाएगा ना। तो ये बर्फ से हमने पहले वाले पदार्थ को पुनः प्राप्त कर दिया। भाई पहले पानी था, फिर बर्फ बना, अभी बर्फ से अगर आप चाहते हैं तो क्या कर पाएंगे? आप फिर से पानी को बना लेंगे। तो ये जो परिवर्तन हुआ, कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये हो गई इससे एग्जाम्पल। बात समझ आई, मतलब परिवर्तन होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवर्तन क्या है कि किसी भी पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक, चलो अपने चैप्टर पर थोड़ा बात करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ना, केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर।
CH। केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट है ना। इसका नाम हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक, तो हम पहले समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो हेडिंग डालो रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो इसको समझो। मतलब इसकी परिभाषा क्या है कि देखो लिखते कैसे मतलब इसको हम लिखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, या ऐसे लिख लो किसी, अच्छा लिख लो, एक अथवा एक से अधिक, एक अथवा एक से अधिक, एक से अधिक अधिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा नए गुण वाले पदार्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब बात समझ आई? एक अथवा एक से अधिक, मतलब हमको कम से कम एक पदार्थ चाहिए या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो एक अथवा एक से अधिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन, मतलब वो पदार्थ लेना है कि उसमें क्या करना है? केमिकल चेंज, यानी रासायनिक परिवर्तन करना है। रासायनिक परिवर्तन के द्वारा हम क्या करेंगे? नया पदार्थ प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, हमने एक अथवा एक से अधिक पदार्थ लिए, उसमें हमने केमिकल चेंज किया, यानी रासायनिक परिवर्तन किया। तो रासायनिक परिवर्तन करने के बाद क्या करेंगे? हमको एक नया पदार्थ प्राप्त होगा। तो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जो हम एक नया पदार्थ प्राप्त करेंगे, उस पदार्थ को प्राप्त करने की जो विधि है या प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें जो नया पदार्थ प्राप्त होगा उसका गुण जो होगा उसके मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होगा। या लिखा नए गुण वाले, मतलब जो नया पदार्थ प्राप्त होगा उसका गुण ये मूल पदार्थ मतलब जिसको हम लिए थे उसके गुण से बिल्कुल अलग होगा। ठीक, तो ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कि क्या है कि एक अथवा एक से अधिक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन के द्वारा नए गुण वाले पदार्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने जल लिया और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस अब हम क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जब इन दोनों के बीच हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। हमने एक पदार्थ लिया हाइड्रोजन गैस, दूसरा पदार्थ हमने लिया ऑक्सीजन गैस, इन दोनों के बीच हमने रिएक्शन कराया, मतलब अभिक्रिया कराई। कैसी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक परिवर्तन होगा। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, मतलब प्रयोगशाला में चीजें की जाती है, जब इन दोनों को हम मिलाते हैं आपस में, तो मिलाने के बाद इन दोनों पदार्थों के मिलने से इनमें एक रासायनिक परिवर्तन होता है, और वो रासायनिक परिवर्तन होने के बाद हमको एक नया पदार्थ मिलता है जिसे हम जल कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बीच रिएक्शन कराई जाती है तो एक नया पदार्थ मिलता है, जल। तो देखो जल क्या होते? पहली बात तो हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस थी, इन दोनों की अवस्थाएं अलग थी, मतलब ये दोनों गैस के फॉर्म में थे। अब ये जल हमको मिला है, ये जल की अवस्था क्या हो जाएगी? द्रव। ये जल किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में।
तो पहली बात, जो नया पदार्थ हमको मिलेगा उसकी अवस्था भी चेंज हो सकती है। देखो ये दोनों गैस के फॉर्म में थे, ये क्या हो गया, द्रव हो गया। तो जो नया पदार्थ मिला उसकी अवस्था भी चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं की अवस्था वही रहेगी। तो अवस्था भी चेंज हो सकती है। इसके साथ साथ क्या है कि इसका गुण भी बदला होगा। गुण मतलब कैसे, भाई ऑक्सीजन गैस की इसका टेस्ट और कुछ और होता है, इसका द्रव्यमान और होता है, इसका घनत्व अलग होता है, मतलब इसका घनत्व अलग हो जाएगा, इसकी टेस्ट अलग हो जाएगी। इसी प्रकार हाइड्रोजन गैस का घनत्व अलग होगा, इसका कुछ टेस्ट अलग होगा, या हल्की होगी, वायु से भारी होगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब जो जल प्राप्त हुआ, जल का घनत्व कुछ अलग हो सकता है, ये वायु से हल्की होगी, भारी होगी, क्या होगी, मतलब इसमें तमाम सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो मतलब इसका गुण जो होगा वो इन दोनों के गुण से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो मतलब जो नया पदार्थ प्राप्त होगा उसका गुण भी अलग होगा, उसकी अवस्था भी अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है। ठीक, तो ये विधि क्या, मतलब इनको दोनों को हमको मिला करके जल बनाने की जो विधि हमने अपनाई, ये विधि क्या कहलाएगी आपकी, इसी विधि को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक बात समझ आ गई। ये इसमें लिखो रासायनिक अभिक्रिया, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, इसको नोट कर लो। चलो अब आगे कुछ देखते हैं थोड़ा। अब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके दो भाग होते हैं। कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें दो भाग होंगे। पहला भाग क्या, जिसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होंगे। पहले भाग का नाम क्या है, अभिकारक है, और दूसरा क्या है, उत्पाद उसे कहते हैं। दूसरे भाग को क्या कहते हैं, उत्पाद। तो लिखो, रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के, अभिक्रिया के मुख्यतः दो भाग होते हैं। मुख्यतः दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें दो भाग होंगे। पहला भाग क्या है, जिसे हम कहते हैं अभिकारक। पहले भाग का नाम क्या है, अभिकारक। अभिकारक। और दूसरे भाग का नाम क्या है, उत्पाद। तो इस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग हो जाते हैं, एक का नाम अभिकारक और दूसरे का नाम उत्पाद है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। थोड़ा समझ लेते हैं अभिकारक क्या है, व्हाट इज रिएक्टेंट, मतलब अभिकारक कहते किसे हैं। तो देखो अभिकारक क्या है कि किसी भी, ऐसे थोड़ा सा आर्ट में लिख देते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए, संपन्न कराने के लिए जिन पदार्थों को लिया जाता है, जिन पदार्थों को लिया जाता है वे अभिकारक कहलाते हैं, वे अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ आई। मतलब हमने क्या कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, हमको मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया करनी है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हम जिन जिन पदार्थों को लेते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। एक एग्जाम्पल समझेंगे, पहले परिभाषा पढ़ लीजिए। क्यों गई अभिकारक। अब क्या है, उत्पाद। उत्पाद का मतलब क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त होने वाले नए पदार्थ को, प्राप्त होने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है।
ठीक है, बात कुछ समझ आई। मतलब हमने क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रिया मान लो हमने कराई, तो जब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे भाई एक नया पदार्थ प्राप्त होगा। वो पदार्थ एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हमको नया पदार्थ प्राप्त होगा, उस नए पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम उत्पाद कहेंगे। और जिन पदार्थों को लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग बन जाते हैं, एक अभिकारक और दूसरा क्या है, उत्पाद। ठीक है, बात समझ आ गई। इतना नोट हो, फिर एक एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं कैसे। देखो यार, ये हम लोग अभी क्या लिए थे, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस और क्या लिए थे, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को मिलाए थे तो इनसे क्या बना था, जल। ये रिएक्शन हुआ, क्या बना, जल बना। तो देखो मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए हम लोग कौन कौन से पदार्थ लिए थे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये दोनों जो हमारे हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को हम लिए थे। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे अभिकारक। यही दोनों अभी क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कह देंगे, अभिकारक कहेंगे, अभिकारक। ठीक, और इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बना, जल बना। ये जल क्या है, ये उत्पाद कहलाएगा। ये जल हो गया उत्पाद। ठीक है, बात समझ आई। मतलब हम जिन पदार्थों को लिए थे भाई, उन्हें हमने क्या कहा, अभिकारक का। इन दोनों की रिएक्शन कराए, रिएक्शन कराने के बाद जो नया पदार्थ बना उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, अभिकारक एक होगा और दूसरा क्या होगा, उत्पाद होगा। ठीक, चलो कितनी बात समझ आ गई। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया की कुछ चीजें हमको थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है। चलो नोट डाल के इसको थोड़ा लिख लेते हैं। नोट, तो इसमें लिखना क्या है, पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में अभिकारक तथा, अभिकारक तथा उत्पाद के बीच, उत्पाद के बीच एक तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान लगाया जाता है, लगाया जाता है, जिसकी दिशा, जिसकी दिशा हमेशा, जिसकी दिशा हमेशा उत्पाद की ओर होती है, उत्पाद की ओर होती है, ओर होती है। ठीक, मतलब क्या है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसमें अभिकारक होगा, उत्पाद होगा। तो अभिकारक और उत्पाद, ये अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों के बीच हमेशा वे एक तीर का निशान लगाते हैं। और उस तीर का जो निशान होगा उसकी दिशा किधर होगी, उत्पाद की ओर। ये एग्जाम्पल लिखे ना, थोड़ा देखो अच्छे से। हाइड्रोजन गैस ये थी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। ये क्या है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। इन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, क्या बना जल। ये देखो मतलब ये अभिकारक हो गए दोनों, ये उत्पाद है। इन दोनों के बीच निशान हमने लगाया तीर का, और ये तीर का निशान है, इसकी दिशा देखो किधर को, ये तीर की दिशा उत्पाद की ओर। ठीक है, तो मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें हमेशा हम लोग अभिकारक और उत्पाद के बीच एक तीर का निशान लगाएंगे, और इस तीर की जो दिशा होगी वो हमेशा और हमेशा उत्पाद की तरफ होगी। ठीक है, मतलब ये दर्शाती है कि इन दोनों के मिलने से चीज बना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट और देखते हैं, क्या दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि
इसको लिख लो ऊपर। दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद हो तो उनके बीच हमेशा प्लस का निशान लगाते हैं। ठीक है, मतलब जब भी अगर कभी एक से अधिक उत्पाद हो जाए या एक से अधिक अभिकारक हो जाए तो उनके बीच हम क्या लगाएंगे, हमेशा प्लस का निशान लगाएंगे। जैसे मान लो समझो हमने इधर दिया एक आयरन प्लस हम क्या लिए यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिया मान लो एक हमने ले लिया अम्ल और एक ले लिए क्षार, अम्ल और क्षार, इन दोनों के बीच हम रिएक्शन कराएंगे तो इधर क्या बनता है, इधर बनता है लवण एवं जल। तो देखो यहाँ पे कितने उत्पाद थे, सॉरी अभिकारक कितने हैं, 2 अभिकारक हैं, एक ये, इन दोनों के बीच हमने प्लस का निशान लगा दिया। फिर यहाँ पे 3 का निशान लगाया जिसकी दिशा उत्पाद की ओर है। फिर हमने देखा कि मतलब इन दोनों अभिकारकों के मिलने से 2 उत्पाद बने, एक लवण बना एक जल बना, क्योंकि 2 उत्पाद हैं तो इन दोनों के बीच हमने प्लस का निशान लगा दिया। ठीक है, बात समझ आ गई। मतलब जब भी हमें ध्यान देना है कि अगर एक से अधिक अभिकारक होंगे या एक से अधिक उत्पाद होंगे तो उन दोनों के बीच हमेशा हम लोग प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक हो, ये बात हो गई। चलो अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण तो मतलब क्या है, इसकी पहले परिभाषा लिखी उसके बाद समझते हैं। तो परिभाषा क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीक अथवा प्रतीकों अथवा रासायनिक सूत्रों के माध्यम से लिखने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलो इसको नोट करो। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों के द्वारा या फिर उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा लिखने की जो विधि है उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। थोड़ा इसका एग्जाम्पल देख लें।
चलो एग्जाम्पल देखते हैं। हमने ये लिया, पहले इसको हिंदी में लिख लेते हैं। ये हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीजन गैस, इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा। तो क्या बना? जल। तो अभी देखो इसमें हम लोग इनको हिंदी मतलब इसके नाम लिखे हुए हैं ना, भाई हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे जल। तो अभी इसे हम रासायनिक समीकरण नहीं कह सकते, ये रासायनिक समीकरण अभी नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण नहीं है, इसे हम केवल अभी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में यदि ये जो अभिकारक है मतलब हाइड्रोजन गैस, इसको हम इसके सूत्र के द्वारा लिखते हैं ऐसे H2 प्लस ऑक्सीजन गैस O2, इसका सूत्र हमने लिख दिया, इसका सूत्र लिख दिया। उसके बाद इन दोनों मिलने से क्या बना? जल बन गया, ये हमने लिख दिया जल। तो अब हमने इनको इनके सूत्रों के माध्यम से लिखने के बाद जो चीज प्राप्त हुई, अब ये जो प्राप्त हुआ इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। ये है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ठीक है, और वो अभी क्या थी? वो रासायनिक अभिक्रिया है। ये है रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। तो बात समझ आई? मतलब दोनों में अंतर क्या है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया मतलब उसको हमने शब्दों में लिखा है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, और अगर उन्हीं अभिकारकों और उत्पादों को हम लोग इनके सूत्रों के द्वारा लिख दें तो क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब हेडिंग डालिए आगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलित करना, संतुलित करना। इसको बोलेंगे टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देखो संतुलित करने का मतलब क्या होता है? इधर देखो थोड़ा एग्जाम्पल अभी जो लिखे ना, H2 यहाँ पे लिखे थे, प्लस का O2 लिखे थे, दो क्या बना था? जल बना था H2। तो अगर हम चेक करें इसमें अभिकारक में तो यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 2 नहीं है, एक ही है। तो मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई रासायनिक समीकरण है तो उसके दोनों पक्षों में, मतलब एक पक्ष हो गया एक पक्ष हो गया, इसके दोनों पक्षों में सभी के अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 होना चाहिए, चलो तो पहले से। अगर इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 होने चाहिए, लेकिन इधर 2 नहीं है। तो मतलब क्या है कि किसी भी रासायनिक समीकरण, इसकी परिभाषा पहले लिख लें, मतलब ये बात समझ आई करना क्या है। तो इसकी परिभाषा पहले लिखते हैं। तो परिभाषा क्या है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण में, समीकरण में दोनों पक्षों के, दोनों पक्षों के अणुओं की संख्या, या ऐसे लिखो दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक, यस दोनों पक्षों में प्रत्येक पदार्थ, देखो ज्यादा अच्छा होगा, प्रत्येक पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक पदार्थ में
परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक पदार्थ में परमाणुओं की संख्या को बराबर करना, या बराबर करना समीकरण का संतुलित करना कहलाता है। संतुलित करना कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें दोनों पक्षों में प्रत्येक पदार्थ में परमाणुओं की संख्या को बराबर करना रासायनिक समीकरण का संतुलित करना कहलाता है। इसको देखने अभी जो लिखे थे, यहाँ पे क्या है H2, यहाँ पे क्या है O2, इधर क्या बना है H2O। अब हम देख रहे हैं कि ये जो अभी समीकरण हमारे पास है, इसमें हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1 है। मतलब दोनों ओर अगर हम देखें इसमें चेक करें तो दोनों ओर में परमाणुओं की संख्या बराबर है नहीं, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन मान लो बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन को हम देखें इधर 2 है, इधर 1 है। मतलब क्या है कि दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इसे हम दोनों पक्षों में बराबर करेंगे। मतलब अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये समीकरण गलत माना जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर करने की जो विधि है उसको संतुलित करना कहते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे, अब मान लो इधर ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन इधर भी हमको 2 बनाना है। तो 2 बनाएंगे हम लोग क्या, अब मान इधर देखो ये जल जो है वो एक यौगिक है, ठीक है, ये क्या है, एक यौगिक है। तो जब भी किसी यौगिक में किसी परमाणु की संख्या को बढ़ाना होता है, तो बढ़ाने के लिए हम लोग गुणा करेंगे। तो जो गुणा करेंगे उस पूरे यौगिक के पहले करेंगे। मान लो जैसे इसको 2 करना है ऑक्सीजन को, तो इसको 2 करने के लिए हम लोग 2 से गुणा करेंगे। तो ये 2 जो गुणा होगा ये इस पूरे के पहले होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 इसमें भी गुणा हो जाएगा, इसमें भी गुणा हो जाएगा। इसको ऊपर लिख देते हैं, ये अभी तुम्हारा यौगिक है। अब ये 2 जो है वो यहाँ पे भी गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, और ये 2 जो है वो ऑक्सीजन में भी गुणा हो जाएगा। तो 2 2 जा 2, मतलब 2 1 जा 2, तो ऑक्सीजन में कितने हो गए, 2 हो गए। अब हम देख रहे हैं कि इस जल में भाई ऑक्सीजन इधर 2 थे, ऑक्सीजन तो हमने बराबर कर दिया कि ऑक्सीजन 2 इधर हो गए। लेकिन अब हम देखते हैं कि इधर हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन 2 ही है। तो अगर हाइड्रोजन इधर 4 है तो इधर भी अब 4 होने चाहिए। तो इसको 4 करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2। अब ये क्या है, अब ये जो प्राप्त हुआ इसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ये जो हमें प्राप्त हुआ है क्या है, ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक बात समझ आई। तो ओके स्टूडेंट्स, अब अपनी क्लास आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड हाँ, आप लोगों से एक चीज़ कहना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई आपके पास क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आती हैं, तो आप उसे कमेंट करके पूछिए, हम आपको जवाब जरूर देंगे। ओके बाय।